दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों आज का सेशन है काफी स्पेशल क्योंकि हम आज आपको कराने वाले हैं एक पूरा सेट, सीडीपी का एक पूरा सेट जो आपके आने वाले सीटेट में यानी कि आपका अगला जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और इस सेट का जो लेवल है वो मैंने अच्छा रखा है ताकि आप अपने आप को, चाहे आप पेपर 1 के लिए दे रहे हो और खास करके अगर आप पेपर 2 के लिए दे रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है, जिसमें कि आप पूरा कैसा प्रश्न आता है, किस किस टॉपिक से आते हैं, कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शंस कैसे दिए जाते हैं, कैसे चकमा दिया जाता है, हर वो चीज यहां पर आप सीख सकते हैं। तो चलिए, आज का ये सेशन टोटल 30 क्वेश्चन का होने वाला है, स्पेशल सेशन है। ऐसे ही बीच बीच में हम आपको ये स्पेशल सेशन कराते रहेंगे जिससे कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। देखिए, पढ़ना और अपना चेक करना ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम पूरी तल्लीनता से पढ़ते हैं कि भैया हमारा पूरा थ्योरी क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, विश्लेषण करते रहें। लेकिन बीच बीच में जो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन है या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, ये हम जरूर करें जिससे कि हमें ये पता चले कि हम कितने ऊपर हैं, कितने पानी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार हैं और आज का सेशन पूरा आपका है। जहां पर भी आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगे और आपको लगे कि मैं कम टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर आप उत्तर दीजिएगा। हमेशा से ये ध्यान रखना है कि मैं आपको तो करा ही रहा हूं, लेकिन उसमें आप पहले अपना ध्यान लगाएंगे, तब आप मेरी बात सुनेंगे, इससे आपका अपना डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो चलिए, बिल्कुल समय ना गवाते हुए आपके सामने पहला क्वेश्चन। सभी लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। सभी लोग प्रश्नों को पढ़िए। चलिए, तो ये जो प्रश्न है ये असर्शन रीजन का प्रश्न है। और असर्शन रीजन के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं? पहले हम लोग ये पढ़ते हैं क्योंकि लगा के नीचे वाला यानी कि रीजन वाला, फिर उसके बाद इसलिए लगा के ऊपर वाला। सो क्या कह रहा है कि क्योंकि लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, यानी कि अधिगम जो है वो विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी लर्निंग है वो आपके डेवलपमेंट के लिए नए नए मायने, नए नए तरीके, नई नई चीजें खोलता है। ये बिल्कुल सही बात है, नए नए कंडीशंस बनाता है, क्योंकि आप लर्निंग करते जाते हैं तो आपका डेवलपमेंट होते जाता है। इसलिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड, इसलिए अधिगम और विकास जुड़ा हुआ है। देखिए, कुछ सिमिलर टर्म का जो डिफरेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर अधिगम और विकास का मतलब क्या है? हम सीख रहे हैं और हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा, मैंने 2-3 दिन पहले क्लास में बताया था कि लर्निंग क्या है? बिहेवियर चेंजेज है ना। तो बिहेवियर चेंजेज हुआ मतलब डेवलपमेंट हुआ, तो इसलिए ये जुड़ा हुआ है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी गलत है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो आप समझ गए। मेरे हर क्लास में इंक्लूडिंग दिस क्लास आपको ये करना है। प्रश्न आया, आपको समय मिला, आप पहले अपने से दिमाग लगा दिए और उसके बाद जब मैं बताऊं तो मेरे से मैच कराना है। आप समझिए मेरी बात को। जो कैंडिडेट बोलते हैं कि सर आपके क्लास में बन जाता है, बाद में नहीं बनता है, वो इसलिए क्योंकि आप मेरे से सुन के समझते हैं। आप ऐसा मत करिए, पहले आप समझिए और आप समझाइए, फिर मेरे से मैच कराइए। मैं सेकेंडरी हूं, तब आपका बेनिफिट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए सब लोग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट? तो बच्चे के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट इट। यानी कि विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है ना, कि डेवलपमेंट एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है
और लेकिन इसको सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना जरूरी है, क्योंकि अगर सही परिवेश नहीं मिलेगा तो बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। यहां देखिए, विकास वंशानुगत कारकों द्वारा पूर्व निश्चित होता है और उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। मैं इसके आधी बात से सहमत हूं कि विकास कुछ न कुछ हद तक हेरिडिटी से, वंशानुगत कारकों से प्रभावित तो होता ही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको बदला नहीं जा सकता, तो ये बात गलत है। हेरिडिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। आनुवांशिकता के विकास में कोई भूमिका नहीं होती है, ये बात भी हम नहीं कह सकते हैं। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है, ऐसा भी नहीं है, विकास तो हमेशा से चलते रहता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए सब लोग। ध्यान से देखिए सब लोग। मैं स्क्रीन से इसलिए भी हट जाता हूं कि मुझे देख के आप लोग का डेविएशन ना हो कि भाई मतलब एक बार सर को देख रहे हैं, कहीं सर बोलना ना शुरू कर दें। इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले बहुत अच्छे से चर्चा किया है। डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। किस प्रक्रिया के में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। समायोजन किसको बोलते हैं? एसिमिलेशन। बेसिकली समायोजन तो एकोमोडेशन को बोलते हैं, एसिमिलेशन आत्मसात्करण को बोलते हैं। सामान्य तौर पर ये दोनों को जब मतलब सिर्फ प्याजे का क्वेश्चन नहीं होता है तो कई बार लिख दिया जाता है, क्योंकि समायोजन के बाद ही आत्मसात्करण होता है। लेकिन यहां पर हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं है, चाहे वो समायोजन हो या आत्मसात्करण हो, है ना, क्योंकि समायोजन को एक्चुअली में एकोमोडेशन बोलते हैं और इसको एक्चुअली में आत्मसात्करण बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें आपको पूर्व ज्ञान नहीं है समायोजन के टाइम, आत्मसात्करण के टाइम पूर्व ज्ञान है। लेकिन कभी कभी जब मतलब दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो वो सब एक प्रोसेस है। समायोजन मतलब सीखने की प्रक्रिया है, तो वो अलग है। अधिसंज्ञान क्या है? अपने ज्ञान का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। पृथक्करण अलग करने की प्रक्रिया है। तो यहां पर हमारा बेसिकली क्या है? सोशलाइजेशन, समाजीकरण, क्योंकि समाज में रहने के तौर तरीके यहां से सीखेंगे। किसी भी चीज का नॉलेज जो है, किसी भी चीज का ज्ञान जो है, वो हम समायोजन जब करते हैं एडजस्ट होके, और किसी चीजों से जितना ज्यादा एकोमोडेट होते जाएंगे उतना ज्यादा उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और अपने ज्ञान को जितना विश्लेषण करेंगे उतना मेटाकॉग्निशन होगा। लेकिन सोशलाइजेशन जो है, समाजीकरण जो है, वो आपका समाज में रहने के तौर तरीके आपको सिखाता है। चलिए नेक्स्ट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पहले इधर क्योंकि लगाएंगे, फिर ऊपर इसलिए लगाएंगे। क्योंकि चिल्ड्रन इन प्री कंसंट्रेटेड स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसिडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। सही बात है। इस समय पर बच्चा सिर्फ संकेतों के माध्यम से सीखता है। इस समय पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो भी उनके दिमाग में आया या सामने दिखा उसके बेसिस पर सोचता है। चिंतन तो कर ही नहीं पाता है इस समय पर, मूर्त चिंतन या अमूर्त चिंतन। और इसलिए 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय पर जीववाद होता है, वो तो निर्जीव को भी सजीव मानता है। तो ये संरक्षण यानी कि कोई भी चीज कंजर्व है ना, अगर उसका रूप बदल दिया जाता है तो भी ये भी चीज आपको 7 से 11 साल में आती है। और क्रमांकन क्या है? क्रमबद्धता लाना, ये भी नहीं इस समय पर आती है। ये सब 7 से 11 साल में आती है ना। जैसे कि बैलून है, बैलून को फुला दिया तो 2 से 7 साल का बच्चा कहेगा वाह कितना बड़ा हो गया। लेकिन जो संरक्षण जिसके अंदर है 7 से 11 साल का बच्चा, उसको पता है कि ये तो बैलून उतना ही है, बस हवा भरी है। तो वो चीज उस समय पर आता है, अभी नहीं आता है। तो ये बात बिल्कुल सही कहा गया है 2 to 7 ईयर्स के बारे में। हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग।
देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पियाजे का जो नजरिया देखने का था वो क्या था, मेनली पहला फैक्टर तो उन्होंने एज को दिया था और दूसरा फैक्टर उन्होंने मोटर स्किल्स को दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। ये दो तरह से बच्चा डेवलप करता है। हालांकि अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, स्कीमा, मानसिक संचालन, संज्ञानात्मक संरचना सब उनके ही टर्म है, लेकिन पूछा क्या है, संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो गतिविधि है, ये निभाएगा। हो सकता है इसी आपका गलत हुआ हो, क्योंकि मोटर स्किल्स से आप क्या करते हैं, गतिविधि करते हैं। जब आप मोटर स्किल्स करते हैं, अपनी उम्र के अनुसार से अलग अलग गतिविधि करते हैं, तो आप ज्ञान हासिल करते हैं। यही अंतर था। वाइगोत्स्की ने समाज को बोला, इन्होंने मोटर स्किल्स को बोला। और बाकी जो अनुकरण है, ये तो उन्होंने बोला है कि बच्चा करता है, लेकिन मेनली आपकी जो एक्टिविटी है वो सबसे फोकस पॉइंट है। अनुकूलन कोई भी चीजों को जब सीख लेता है किसी अलग अलग प्रोसेस से, उसको बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर कंडीशनिंग वाले अनुकूलन है, तो ये तो व्यवहारवादी का हो गया। रीइंफोर्समेंट भी आपका व्यवहारवादी का है। यहाँ पर एक्टिविटी या मोटर स्किल्स ये इंपॉर्टेंट इसका आंसर होता है। देखिए, सो उम्मेद और चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको, कि ये मेन जो इसका पेन है वो क्या है, कि अगर वो काउट के कर लिया गया, पकड़ा गया तो क्या होगा। तो अब देखिए, ये कई तरह से सोच सकता था ना, कि अरे हमें खा लूंगा तो फिर मेहमान क्या खाएंगे, अरे ये नहीं खाना है क्योंकि मेहमान के लिए आया है तो मुझे नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हैं, एक है तो अपनी सोच लगाया, एक है तो नियम को समझा, और एक यहां पर क्या है, दंड के कारण। तो मतलब यहां पर क्या है कि आप अल्टीमेटली यहां पर क्या चाह रहा है वो बच्चा दंड नहीं चाह रहा है, तो इस वजह से वो काम कर रहा है। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है। देखिए, कोहलबर्ग के थ्योरी में जो एक चीज सबसे जड़ निकल कर आती है, जो आप बहुत पढ़ोगे तब समझ में आएगा, कि आप एक ही काम करो, लेकिन उस काम को करने का आपका इंटेंशन क्या है, वो उसकी वजह से आपकी नैतिकता अलग अलग हो जाती है। मैं ये समाज के लिए काम कर दूं ताकि मुझे लोग वाहवाही करें, या मुझे अखबार में फोटो आ जाए, या मैं समाज के लिए काम करूं क्योंकि मैं चाहता हूं, तो दोनों में फर्क हो गया ना। कर रहा है सब वही काम, लेकिन सबका इंटेंशन अलग अलग है। मोरालिटी उससे ही डिसाइड होती है। तो अगर वो मान लीजिए कि अपनी इंटरेस्ट से नहीं खाता तो यांत्रिक सापेक्षा होता। अगर वो अपना, एक तो है इंटरेस्ट से, अपनी इच्छा, मेरी इच्छा, एक यांत्रिक क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता क्या होगा, जो एकदम वास्तविक सत्य है, जो अपने आदर्श व्यवहारों से आता है। अगर वैसा सोचता तो उसमें सार्वभौमिक होता। ये होता तो सबसे पूर्व परंपरागत वाली अवस्था, ये है तो उत्तर परंपरागत। दोनों देखने में सेम लगता है, लेकिन कितना अंतर। मेरा इच्छा है, मेरा सेल्फिशनेस है, या मेरा इंटरेस्ट है कि मैं ना खाऊं, तो ये यांत्रिक में चला गया। लेकिन मैं अगर आत्मकल्याण या भविष्य या जीवन या आदर्शवादी सोच की वजह से नहीं कर रहा हूं, तो इसके अंदर चला गया। मुझे अच्छा बोलेंगे इसलिए नहीं खाऊंगा, तो इसमें चला गया। लेकिन अभी वो दंड के डर से नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, who proposed that learning occurs when child engaged in the shared activity with the more knowledgeable peer or an adult? किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान और समकक्षी के वो वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो मोर नॉलेजेबल अदर के साथ गतिविधि करके इनसे स्कैफोल्डिंग लेके, है ना, अपने जेडपीडी को फुलफिल करता है, जेडपीडी को। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये लेव वाइगोत्स्की का कहना है। हम सब लोग जानते हैं ये जो स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, एमकेओ, ये लेव वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट देखिए सब। देखिए, when a teacher leads the children to the correct answer through various prompts rather than more explanation, then the help provided is referred to as। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्या देने के बजाय अलग अलग इशारे देती है, मतलब आपको हिंट दिया जा रहा है, सब कुछ डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, तो इसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जहां पर कि आप एक्चुअल में आप हेल्प तो आप ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पूरी नहीं ले रहे हैं टीचर से, तो वो स्कैफोल्डिंग है। बाकी प्रत्यक्ष निर्देश, डायरेक्ट कोई चीज पर निर्देश दे देना होता है, अनुकूलन किसी चीज को सीख के अडॉप्ट कर लेना होता है, या कंडीशनिंग जो करते करते सीख जाते हैं वो, और पुनर्बलन किसी भी रीइंफोर्समेंट के कारण, किसी भी किक के कारण काम करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग। ध्यान से देखिए सब लोग। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है उसका निर्माण सक्रिय रूप से छात्र द्वारा स्वयं किया जाता है। ये बहुत हद तक सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आप स्वयं जो है निर्माण करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके, प्रोजेक्ट मेथड से और अलग अलग तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्योंकि आप स्वयं छात्र जो है इसका निर्माण करता है। और इस डिक्टेटेड बाय द टीचर, छात्र द्वारा, शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं, ये गलत है ना। उद्दीपन प्रतिक्रिया से होता है, बिल्कुल गलत है। पुनर्बलन से होता है, बिल्कुल गलत है। तो पुनर्बलन, उद्दीपन या निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ये सब कभी भी सकारात्मक नहीं होते हैं, और इसमें बहुत हाईली लर्निंग भी नहीं होता है, तो बच्चे स्वयं इसको सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर चैलेंज द नोशन दैट। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, क्या इस धारणा को चुनौती दी है? या बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, या बुद्धि कई प्रकार की होती है, या व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा की बुद्धि होती है? अब देखिए यहां पर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ना छोटे छोटे क्वेश्चन के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें चारों बातें कही गई है, किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। ये चारों ही सेंटेंस गार्डनर के द्वारा कही गई है,
लेकिन हमको पूछ रहा है चुनौती किसको दी है। तो चुनौती इस बात को दी है कि जब लोगों ने कहा ना कि बुद्धि तो बेसिकली आपका जन्म से ही फिक्स हो जाता है और उसी के आधार पर आप काम करते हैं, इस बात को उन्होंने चुनौती दी है कि अलग अलग उम्र में अलग अलग माहौल के द्वारा आप अलग अलग प्रकार की बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर एक करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं आपको लिटरली बताता हूं, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, वो सी उत्तर दे देते हैं। उनको लगता है कि इनका मेन हमेशा यही पढ़ते हैं आप कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, तो शायद उसी चीज को चुनौती दिया होगा। नहीं, मेन उन्होंने इस बात को चुनौती दिया है कि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, इसको उन्होंने चुनौती दिया है। अगला देखिए। देखिए, individuals with dash demonstrate excellent reasoning skills, abstract thought and the ability to infer based patterns। तो डैश वाले व्यक्ति जो है वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका गार्डनर का ही है। तो क्योंकि यहां पर अनुमान लगाने की बात होती है और तर्क और अमूर्त विचार की बात होती है, तो ये तार्किक गणितीय बुद्धि के अंदर आएगा। तो हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। बी कब करेक्ट आंसर होगा? बी तब होगा जब हम कहते हैं कि आप बॉडी कैनेस्थेटिक, शारीरिक गति संवेदी आप जो बेसिकली क्षमता प्रदर्शित करते हैं, उसके अंदर ध्यान से देखिएगा कि आपका मतलब एक्टिविटी जो बॉडी से करते हैं, जैसे डांसर हैं या मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो इसके अंदर आएगा। अंतर्वैयक्तिक जो दूसरों को समझता है, भाषाई जिसकी भाषा अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो मैथमेटिशियन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो आते हैं जो बेसिकली लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, इन लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन इज रेफर्ड टू एज डैश एंड शुड बी डैश। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है, क्या कहलाता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि एक टर्म आता है ईगोसेंट्रिज्म, जो जिन प्याजे का दिया हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि बच्चा अपनी सोच को, थिंकिंग को रेगुलेट करता है। सेम बात को वाइगोत्स्की ने कहा है और उसको प्राइवेट स्पीच बोला है, निजी भाषा बोला है। तो निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच ये कहा गया है और उसे हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आत्म केंद्रित संवाद भी बात सही है, लेकिन ये जिन प्याजे के द्वारा कहा गया है, हतोत्साहित तो नहीं ही किया जाना चाहिए। तो हमारा ए सही है वाइगोत्स्की के टर्म में और बी सही है जिन प्याजे के टर्म में। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से आज के क्लास को आपको मैं लेकर चल रहा हूं, क्योंकि आज देखिए हर क्लास के एक जब पोल कराते हैं उसका अलग इंटेंशन होता है। तो आज का जो इंटेंशन है ये सेल्फ इवैल्यूएशन है कि आप कर रहे हैं फिर मेरे से मैच कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये वाली गंभीरता अगर हमारे पास रहेगी तो हम पक्का टॉप करेंगे। चलिए।
चलिए, तो यहां पर देख लीजिए एसर्शन और रीजन। क्योंकि इसलिए क्योंकि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती? बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए माध्यमिक स्कूल में शिक्षक को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित और विज्ञान के विषय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भी गलत। मतलब ऐसा हम अपने दिमाग में नहीं लगाएंगे कि इनको ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता। कोई भी कुछ कर सकता है और इस प्रकार का मन में हमें कभी भी ये रखना नहीं चाहिए। ठीक है। ध्यान से देखिए, असेसमेंट शुड नॉट बी अंडरटेकन। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए बिल्कुल किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसे संशोधन करने के लिए बिल्कुल किया जाना चाहिए। बच्चों में डर और तनाव पैदा करने के लिए कभी नहीं। क्या आप कभी चाहोगे कि आपके बच्चों में डर और तनाव पैदा हो? नहीं, कभी नहीं। शिक्षा के सुधार करने के लिए बिल्कुल। तो क्योंकि हमको नेगेटिव पूछा है तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव में सी ही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट अ टीचर फाइंड्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव रिस्पोंडेड इनकरेक्टली टू द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। द टीचर शुड। एक कक्षा परिणाम के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्र ने अवधारणा आधारित प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। तो क्या करें? उसको डांटें? बिल्कुल नहीं। माता पिता से शिकायत करें? बिल्कुल नहीं। प्रश्न के उत्तर कई बार रिपीट करने के लिए कहें, लिखने के लिए कहें? इससे क्या ही हो जाएगा? कई बार हम ऐसा करते हैं, लेकिन इससे आपका दिमाग थोड़ी खुल जाएगा, रटा हो जाएगा बस। लेकिन बच्चों को यहाँ पर वैचारिक चुनौतियां यानी कि कंसेप्चुअल चैलेंज का पता लगाने के लिए कहें कि कैसे उनके कंसेप्ट को हम और डेवलप कर सके, ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो डी इज द बेस्ट आंसर। दोस्तों आप लोग जो मैंने बोला वो काम कर रहे हैं ना, आप लोग हर क्लास में ये करिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन नेक्स्ट देख के साइड हटूं, आप टीचर बन गए। अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपने से समझा रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं। ए हो गया बस, इतना नहीं, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये है, अपने से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जब पूरा हो जा रहा है उतने देर में मैं आऊंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे से मैच करना है। प्लीज 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 इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करिएगा। ये नहीं कि जितना देर मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूं तो आप पढ़ लेना भी होगा बैठे हुए, नहीं। आप टीचर बन के आप एक्सप्लेन करिए कि मैं टीचर हूं, मैं एक्सप्लेन। अगर टाइम कम मिल रहा है तो पॉज करके करिए। वीडियो में ये बहुत बड़ी खूबी है, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप उसको हटा नहीं सकते, लेकिन वीडियो में आप पॉज करके कर सकते हैं। फिर मेरी बात सुनिए।
नेक्स्ट, अच्छा आप लोग के लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होता है, उम्मीद करता हूं आप लोग उसे दे रहे हैं। पीडब्ल्यू के ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने इनरोल कर लिया है तो आपके माई टेस्ट में चला जाता है। सो नेक्स्ट टेस्ट आपका पेपर 1 का है 28 अप्रैल को, वो आप उसको जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सही है। यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता वो बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं, सही बात है ना। इसमें बहिष्करण, भेदभाव और भागीदारी और सीखने के अन्य बाधाओं को दूर करते हुए भागीदारी करते हैं, सही बात है। बच्चे और वयस्क के बीच अंतर की सीखने को बाधक के रूप में देखते हैं, बिल्कुल नहीं। पहला और दूसरा करेक्ट है, हम उसको बाधक के रूप में नहीं देखते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग, इन अ क्लासरूम of diverse children with children from disadvantaged communities a teacher should, एक शिक्षिका को विविध बच्चे की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। टोटली इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा नजरअंदाज कर देंगे। देखिए ये वर्ड नेगेटिव है। इंडिविजुअल डिफरेंस का हमको सम्मान करना है, अलग अलग बच्चे की जो अलग अलग जरूरतें हैं उनको लेके चलना है। सेंटेंस का फ्रेमिंग का है, ये बात जरूर है कि हम सबकी अगर कोई अलग अलग बच्चे हैं तो उसके हम ये बात इग्नोर कर देते हैं मन से कि अरे यार अलग अलग हैं तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, ये सोच इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सभी व्यक्तिगत भिन्नता को नजरअंदाज कर देंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। सभी संस्कृति की भिन्नता को मिटा देंगे मतलब सबको एक संस्कृति का बना दो, ये आपका काम नहीं है। मानना चाहते हैं कि विभिन्नता कमियां नहीं है, हाँ ये जरूर हम मान सकते हैं कि जो भिन्नताएं हैं वो भिन्नताएं कमियां नहीं है, है ना। और उन बच्चे को जो सीख सकते हैं को पहचान कर केवल उसी पर ध्यान दें कि नहीं तुम यही बस सीखो, ये भी गलत है। तो हमें ये मानना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस अगर आपके अंदर है तो ये आपकी कमियां नहीं है, आप उससे ट्यून करके बहुत चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, क्या अच्छा होगा। प्रतिस्पर्धा करना, बिल्कुल गलत। मानकीकृत निर्देश देना, सबको एक ही जैसा निर्देश दे दो, गलत। सख्त मूल्यांकन प्रणाली, गलत। कई बार ना मानकीकृत को आप अच्छा मानते हैं, नहीं होता है। एक जैसा निर्देश या एक जैसा मूल्यांकन कभी अच्छा नहीं होता है, सबको जरूरत के हिसाब से देंगे। तो सहयोगात्मक अधिगम जो है इसमें सारे बच्चे को हम सहयोग दे रहे हैं और मिलकर सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ये अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव एकोमोडेशंस इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट, है ना, नीड्स ऑफ एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको गति में प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या करें, बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करें जिसमें बाधा ना हो, अच्छी बात है। मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखें जिससे कि वो ज्यादा प्रतिबंध ना करे, ज्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करे रूट को, अच्छी बात है। मूल्यांकन के अलग अलग तरीके अपना, स्टैंडर्डाइज ना करें, ये भी अच्छी बात है। तो यहां पर हमारा तीनों ही करेक्ट आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन हैं। तो यहां पर देख लीजिए आप, बारंबार अभ्यास नहीं, कोई भी चीज पर बार बार खाली अभ्यास करके ही सीखना ये क्रिएटिविटी नहीं है ना, ये मोटा बुद्धि वाली बात है। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, ये भी गलत। रिस्क टेकिंग, कोई भी क्रिएटिव बंदा रिस्क ले रहा है तभी वो क्रिएटिव है। फ्लेक्सिबल है, बोरियत के लिए असहिष्णु, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब आप अच्छी चीजों के लिए सहिष्णु हैं, बोरियत के लिए, और मतलब आप बोरियत को टॉलरेट कर ही नहीं रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बोरियत के लिए, गलत चीजों के लिए आप असहिष्णु हैं, अच्छी बात। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी आपका करेक्ट आंसर होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ऑप्शन खास करके बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, इस पूरे सेट में कितना नंबर आया है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को कैसे हो जाए, है ना, कैसा होना चाहिए, और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज कुर्सी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छा पॉइंट है। तो शिक्षक को हमेशा गतिशील होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए, और मेज कुर्सी ऐसा हो जिन्हें खिसकाया जा सके, बिल्कुल, क्योंकि जरूरत पड़ने पर उन्हें और सही बेटर तरीके से किया जा सके, इसकी पॉसिबिलिटीज अगर है तो सबसे अच्छा है। अगर वो फिक्स हो गया, उठ ही नहीं सकता है, तो फिर दिक्कत है ना। कल को हम उसको कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं क्लासरूम में या कुछ और करना चाहते हैं, तो उसको हमें उस ढंग से चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको सीधा ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए अधिगम को केवल सीखने में स्थायी और मापा जा सकने वाला बदलाव को देखना समस्यात्मक है। मतलब कि अगर हम अधिगम को देख रहे हैं कि अस्थायी है ना, और मापा जा सकने वाला है, तो वाला बदलाव देखना ये समस्यात्मक है। क्यों? क्योंकि अधिगम बदल सकता है, और इतना ही नहीं है, वो और भी आगे बढ़ सकता है। तो ये बिल्कुल दोनों ही कथन सही है। थोड़ा इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ये बिल्कुल सही है कि अधिगम को अगर हम स्थायी मानते हैं तो ऐसा सोच हमारा गलत है, समस्यात्मक है। मतलब बार बार क्वेश्चन को अगर कठिन करा रहा है पेपर 2 वाले बच्चे, ध्यान से देखिएगा, तो ये पेपर 2 का ही आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये वाला। तो अगर हम देख रहे हैं कि अधिगम मतलब को समस्या के रूप में हम देख रहे हैं, तो निश्चित रूप अधिगम में अगर कोई स्थायी कर दिया तो उसको समस्या के रूप में देख रहे हैं, तो वो अच्छी बात। जैसे पीछे था ना, बोरियत को हम ये मान रहे हैं, इंटॉलरेट कर रहे हैं, तो अच्छी बात।
इसलिए असर्शन रीजन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर देता है? अनुभव से सीखने पर, पुनर्बलन पर? नहीं, करके सीखने पर बिल्कुल, क्योंकि करके सीखना अनुभव है। सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। बिल्कुल सही बात है, एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्पाद है। सॉरी, क्या कहते हैं, नहीं, अधिगम इस बात पे जोर नहीं देता है। एक्चुअली अधिगम यहां पर फंस जाएंगे लोग, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्पाद है। कहते हैं कि अधिगम मेनली अगर देखिएगा तो प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, लेकिन इसमें भी एक बात है, समझ गए? प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, लेकिन उत्पाद तो जो मिल गया वो मिल ही गया ना, तो उस नजर को ज्यादा देख के भी क्या फायदा। तो नॉर्मली अधिगम एक प्रक्रिया है, क्योंकि निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो एक वे में ये भी कहा सकता है कि प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, लेकिन फिर बात आती है कि भैया उत्पाद जो है वो तो उत्पाद हो गई ना, उस उत्पाद पर कमेंट करके आप प्राउड करके क्या। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि जो उत्पाद है वो भी अपडेट होता है, मतलब कि आपकी जो नॉलेज है वो भी अपडेट होती है। तो अल्टीमेटली ये हमेशा एक प्रक्रिया तो है ही। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया नहीं लिख के इसको गलत कर दिया। तो वेदन और यांत्रिक अभिव्यास बिल्कुल नहीं कि खाली ड्रिल आप प्रैक्टिस से सीखे, बिल्कुल नहीं। तो बी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट। देखिए, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो अब हमको क्या सोचना चाहिए? तो ऐसे केसेस में दोस्तों सबसे पहले ध्यान क्या देना चाहिए कि हम आखिरकार बच्चे को सही चीज दे पा रहे हैं कि नहीं। सीधे बच्चों में गलती नहीं कि बच्चे में कमी है, माता पिता की आर्थिक या माता पिता की सामाजिक नहीं। स्कूल और कक्षा का वातावरण हमारा कैसा है, हमारा क्या है ना, हमारा नेचर। कोई भी चीज होता है पहले हम सामने वाली गलती देखते हैं, आखिर हमने क्या किया, क्यों उसको ऐसा करना पड़ा, क्यों उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है, कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता यानी कि जो नेचुरली जो चीजें होती है उसके प्रयोग का वर्णन करता है। और इसमें जब नेचुरल आप करते हैं यानी कि खुद से किसी चीज को इन्वेंट करके खोज करके आप कर रहे हैं, तो ये लक्ष्य को प्राप्त करने की चरण दर चरण प्रक्रिया है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होता है, एकदम से तो होता नहीं है। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है फिर उप लक्ष्य को हल करने। अरे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अभी ऑप्शन के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो स्वाभानुविकता के प्रयोग की बात हो रही है, मतलब जब आप किसी भी चीज को अपने डिस्क्राइब द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्वानुभाविकता मतलब समझ गए ना, अपने अनुभव से, अपने सहजता से चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। चरण लक्ष्य को प्राप्त करने की चरण दर चरण प्रक्रिया है। लक्ष्य के लिए यह बात सही है। अभी चारों ऑप्शन पढ़िए। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है फिर उसको बांटा जाता है। ओके, लक्ष्य छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित करता है जिनमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। और यहां पर आपको ये क्वेश्चन एक बार को आपको क्या कहते हैं, निगेटिव लगेगा। हाँ, निगेटिव लगेगा क्योंकि ये समाधान को सीमित कर देता है। समाधान को क्योंकि ये सीमित कर दिया तो अब ये सही नहीं हुआ। अगर ये सिर्फ ये कहता कि विद्यार्थी को उसकी खोज को ऐसी स्थितियों के लिए
जो है रखता है जिसमें कि वो सामना कर रहा हो, तब ये जरूर करेक्ट होता जो मैंने लगाया। लेकिन ये सीमित जो कर दिया है इस केसेस में ये अब अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई एक कार्य कर रहा हूं सिर्फ उतना ही सोचूं तो जरूरी थोड़ी कि मैं उसको बहुत अच्छे से हल कर पाऊंगा। इसलिए सबसे बढ़िया यहां पर यह है कि भाई आप कार्य को करो और उसको स्टेप बाय स्टेप करो। अब बोलोगे ये क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो समय पड़ने पर ये खुद शामिल हो जाएगा। तो ये ज्यादा व्यापक आंसर है ना। लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी समस्या पर वापस आ जाते हैं। ये तो ठीक था, लेकिन अनसुलझी समस्या पर वापस आए तो फिर क्या प्राप्त किया आपने? कुछ तो प्राप्त नहीं किया ना। तो ये गलत हो गया। ये ठीक है, तो समस्या को विभाजित किया और उपलक्ष्य को हल किया, वो अच्छी बात है। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हैं तो वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है आपके सक्सेस के लिए, और जहां पर आप पहुंचे हैं उस स्टेप को जैसे भी हल करना है आप करोगे। इसलिए ये ज्यादा व्यापक आंसर है बी से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले मुझे भी डी लगा, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है देखिए, कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यालय में संवेगात्मक आत्मनियमता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? ठीक है, विद्यार्थी को भावनाएं पहचानने और अभिव्यक्ति करने में मदद करना अच्छी बात है। संवेग से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना अच्छी बात है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में सांस्कृतिक भिन्नता को पहचानना अच्छी बात है। प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना ये नेगेटिव है। तो यहां पर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, प्रतिस्पर्धा के लिए नेगेटिव नहीं। छात्रों को सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या होगा? दबाव डालना गलत है, तुलना करना गलत है, सजा देना गलत है, उत्सुकता पैदा करना अच्छा है। पेडागोजी के क्वेश्चन को अगर आप देख लोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। काफी क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे। यहां देखिए, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है। गुणात्मक प्रतिक्रिया अच्छी बात है। प्रश्न पूछने के दौरान सोच में जो विसंगतियां हैं उससे भी अवगत कराएं, जो भी इनकंसिस्टेंसी है, ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके। भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक प्रश्न पूछें। निष्क्रिय भूमिका, अरे बाबा सीधा गलत। क्वेश्चन को आप एक बार पूरा पढ़ो, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। कोई भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस को आप पूरा पढ़ो, तब जाके आप उसके सभी मायने को समझ पाओगे। प्रभावी समस्या समाधान करने से रोकेगी। समस्या को ठीक से समझेंगे तो अच्छी बात है। उपमाओं के बारे में एनोलॉजीज को देखेंगे तो अच्छी बात है। खुद सोचने के लिए प्रेरित करें बजाय उनके लिए सोचने, बिल्कुल वो खुद से सोचें, अच्छी बात है। केवल एक ही तरीका देखें, वही जो अभी पीछे ऑप्शन दे दिया था ना, सीमित कर दें, केवल एक ही तरीका देखें, ये गलत बात है। आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा दीजिएगा बताइए? प्रतिस्पर्धा नहीं, अवांछनीय व्यवहार के लिए दंडित नहीं, आनंद की अनुभूति कराकर, बिल्कुल भौतिकवादी पुरस्कार देकर नहीं। हमारा सी इज द बेस्ट आंसर। आनंद की अनुभूति कराकर हम बच्चे को देंगे। कितना मार्क्स आया आज आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और PW1 पास टेस्ट सीरीज को आप जरूर एक्सेस करिए। ये आपको टीचिंग 1 पास है जो अनलॉक कराता है आपको एक्सेस टू ऑल टीचिंग सीरीज, टेस्ट सीरीज फॉर टीचिंग एग्जाम्स। ये सारा उसका डिटेल है, इसमें काफी फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। बहुत अच्छा आज का क्लास है दोस्तों, इसको आप रिपीट करिए बहुत अच्छे से। थैंक यू वेरी मच आज के क्लास के लिए। बाय बाय, जय हिंद।